में। लाइव हो गया। कहां पे? कहां पे? फाउंडेशन बेस। चलिए, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है हो। शांति बनाइए, शांति 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 शांति। चलिए, तो आज से आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। बीच में जो जमा है ना, आगे आइए ना थोड़ा सा। अरे आगे आइए ना आप लोग, आगे आ जाइए, आगे आइए ना, आगे आ जाइए ना। वहां पर जो जमा है, आगे आ जाइए ना थोड़ा सा। बचपन में आप लोग गांव घर से नहीं बिलोंग करते हैं कि शहर से? गांव घर से। गांव घर में भोज खाए हैं? चप्पल पर बैठ के भोज नहीं खाए? तब बताइए। आइए ना, आ जाइए ना, आगे आइए ना। देखिए बीच में बहुत जगह खाली है, आइए आप आगे आ जाइए। चलिए सुनिए, अब बता रहे हैं, हल्ला मत कीजिए। देखिए, आज से जो है आपको ये बैच प्रारंभ हुआ है और आवाज नहीं जा रहा है। आगे आइए ना आप लोग, आगे आइए ना, बोल तो रहे हैं आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए ना, आगे। बैठ जाइए ना, चप्पल पे बैठिए ना, क्या होगा, बैठिए। अब सुनिएगा, अब सुनिए ना, अब छोड़िए ना। देखिए ऊपर में है, पंखा चल रहा है, थोड़ा सतर्कता से। नीचे आप लोग बैठ जाइए ना, काहे खड़ा है? क्लासरूम तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। चलिए सुनिए, अब देखिए, आज से आपको बैच प्रारंभ हुआ है। इस बैच का उद्देश्य बता देते हैं, हर चीज बता देते हैं। हाल फिलहाल में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा तो शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति 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 बनाइए, शांति बनाइए, शांति। शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति। सुनिएगा, इस बैच को देने का उद्देश्य क्या है आप समझिएगा। हाल फिलहाल में हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और वह स्टेटमेंट यह दर्शाता है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा
की वैकेंसी आनी है और हमेशा बिहार पुलिस का लगभग में अप्रॉक्स में 10,000 के आसपास वैकेंसी आते रहता है। आप 2012 से उठा करके देख लीजिए, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 11,000। तो आगे आने वाले दिनों में जो 8415 पोस्ट की प्रक्रिया चल रही है सिपाही वैकेंसी की, उसी प्रक्रिया में आगे अप्रॉक्स में 10,000 के आसपास सिपाही का वैकेंसी आना है। और इसके बाद आप दरोगा की वैकेंसी भी अप्रॉक्स में 1500 से 2000 आने की संभावना है। और 1500 से 2000 आने की संभावना इस वजह से है क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि 2023 तक 8000 दरोगा की नियुक्ति बिहार में की जाए, और अभी तक 8000 की नियुक्ति नहीं हुई है। और अभी 2022 ही है, आगे 2023 होगा। 1717 आया, 1717 के बाद आपको 2446 आया, 2446 के बाद आपको 2213 आया। जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे तो अप्रॉक्स में 6300 समथिंग दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें भी बहुत सारे लोग छोड़े हैं, तो कुल मिलाकर के 1500 से 2000 दरोगा की वैकेंसी आनी है। इसके बाद बीपीएससी का वैकेंसी लगभग हर साल रहता है। तो जो 68वीं बीपीएससी है, 68वीं बीपीएससी, नेक्स्ट बिहार दरोगा वैकेंसी और नेक्स्ट बिहार पुलिस वैकेंसी, इन सभी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ही यह बैच दिया गया है। और इस बैच में हम 2 टीचर मिल करके आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप हमारे नाम पे एडमिशन लेंगे, आपको कोई और पढ़ाएगा। इस प्रकार का बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि आज जब कॉल आ रहा था तो 1-2 कॉल हम खुद से भी रिसीव किए, तो बच्चा का ये था प्रश्न कि ऐसा नहीं कि रोशन आनंद और बिट्टू झा के नाम पर लेकर के कोई और पढ़ाए। तो आप रोशन आनंद और बिट्टू झा के नाम पर एडमिशन लिए हैं तो आपको रोशन आनंद और बिट्टू झा ही पढ़ाएंगे, दूसरा कोई अन्य टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। संस्थान में मूल तौर पर तो हम और बिट्टू सर हैं ही, साथ ही साथ संस्थान से और भी बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं। जरूरत पड़ने पर उनको भी हम आपके लिए बुलाते हैं, लेकिन आप हमारे नाम पे एडमिशन लिए हैं तो सीधे तौर पर हम ही आपको पढ़ाएंगे। और आज जो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ का एकमात्र कारण है आपको रिजल्ट। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में लोग जानता है, लोग इस बात को समझता है। अगर रिजल्ट चाहिए तो आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जाइए, लोग ये बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोलते हैं। बिहार पुलिस हो, आज के डेट में बिहार के भीतर कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें बिहार पुलिस और बिहार दरोगा आपके संस्थान का नहीं होगा। हर जिला में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आपके संस्थान से है। आप बिहार के 38 जिला को उठा करके देख लीजिए। रेलवे में, एसएससी में, हर सेक्टर में लोग यहां से पढ़ के पास करके गए हैं। तो ये चीज है। अगर आप भी उन लोगों के तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उस पर आपको चलना है। और अगर आप उस पर चलते हैं तो आप भी उन लोगों की तरह ही सफल होंगे। जैसे स्नेहा कुमारी बिहार पुलिस है, फिर पंकज है, आपको जीडब्ल्यू हॉस्टल से बिलोंग करते थे, बिहार पुलिस है। फिर बिहार दरोगा की बात कीजिएगा तो फोटो यहां पे लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम कितना का नाम ले, बहुत सारे लोग हैं जो संस्थान से जुड़ करके सफल हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस बन गए हैं तो दरोगा बनने की चाहत नहीं रखते हैं, पुलिस बन गए हैं दरोगा बनने की चाहत रखते हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको कोई दरोगा बन गए हैं तो आगे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सफलता को अगर हम देखें तो देखिए, सफलता आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग सफलता को सीधा बहुत शॉर्ट वे में परिभाषित करते हैं, और आप लोगों के अनुसार सफलता का मतलब होता है कि बस जॉब ले लेना। सफलता का ये कदापि मतलब नहीं होता है कि सिर्फ जॉब ले लेना, समझ गए? तो ऐसे ये सब चीज हम आपको बताते रहेंगे। अब देखिएगा कि
बैच की बात करते हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस रूप में पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये तमाम प्रकार की बात हम आपको बताते हैं। हर चीज बताने से पहले एक चीज हम आपको बताएंगे, सफल होना हर कोई चाहता है, हम हो, आप हो, या रोड पर का कोई इंसान हो, या कोई भी हो, हर इंसान सफल होना चाहता है। लेकिन सफल होने के लिए जो त्याग की जरूरत होती है, वो त्याग मात्र 10% लोग करते हैं। इसी वजह से 100 में 10% लोग ही सफल होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको त्याग करना होगा। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सफलता का पहला शर्त है त्याग। वहीं सफलता की दूसरी शर्त है मेहनत, और फिर सफलता की तीसरी शर्त है अनुशासन। ये तीन चीज, त्याग, मेहनत और अनुशासन, ये तीन चीज अगर आपके अंदर है तो आपको दुनिया का कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता है। और अगर इस तीन में से कोई भी एक का कमी आपके अंदर है तो आपको असफल होने से भी दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं। एक चीज तो हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि यह बैच क्यों दिया गया है। जो आगामी वैकेंसी है, आगामी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए यह बैच दिया गया है। और फुल लेंथ फाउंडेशन बैच है जिसमें हर चीज आपको तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा। हम आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं मूल तौर पर, और साथ ही साथ परीक्षा के टाइम में करंट भी हम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो बिट्टू झा सर है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, 4 सब्जेक्ट आपको बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं। तो हम आपको आपके लिए इस बैच में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था लेकर आए हैं। भारतीय राज व्यवस्था के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का पड़ोसी देशों के साथ कैसा रिलेशन है, भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है, श्रीलंका के साथ कैसा रिलेशन है, चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, मालदीव के साथ कैसा रिलेशन है, थाईलैंड के साथ कैसा रिलेशन है, पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के जो प्रमुख देश है जैसे अमेरिका हो गए, रसिया हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, इन देशों के साथ भारत का कैसा रिलेशन है, इस बात की भी चर्चा इस बैच में हम आपके साथ करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन में उतना ही बात आपको बताया जाएगा जितना आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस बैच में हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी लेकर आए हैं। हम आपको पढ़ाने के साथ साथ हम आपको, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वह यह होगा कि देखिए, यह बैच हम आपको पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बीपीएससी, बिहार दरोगा, इन परीक्षाओं के मद्देनजर यह बैच दिया गया है। तो बीपीएससी में मेंस में आपको लिखना होता है सब्जेक्टिव। अगर आप ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे क्वेश्चन रहता है और उसको लिखना होता है। तो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टाइप से लिखाएंगे, समझ गए। तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये होगा कि हम आपको कोई भी टॉपिक समझा देंगे। जैसे कि मान लीजिए इंडियन पॉलिटी में एक चैप्टर है संविधान सभा। संविधान सभा नामक चैप्टर को हम आपको समझा देंगे, लिखा देंगे और क्लास में ही याद करवा देंगे। अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट होकर के क्लास में रहते हैं तो क्लास में ही आपको हर बात याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको नोट दिया जाएगा। नोट दिया जाएगा, फिजिक्स का अलग नोट मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग नोट मिलेगा, और नोट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। नोट आप ले लीजिएगा, उस नोट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इस बैच में पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड आपकी पढ़ाई की करवाई जाएगी।
जिसमें 6 to 12 के हर चीज को शामिल किया जाएगा, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, दोनों सेगमेंट में, दोनों भाग में। और जो नोट है बायोलॉजी का, बायोलॉजी ही आपके बैच में शुरू होगा। हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी और बिट्टू झा सर आपके लिए जो है बायोलॉजी लेकर के आएंगे, तो बायोलॉजी का नोट आप ऑफिस से प्राप्त कर लेंगे। बायोलॉजी के नोट में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी के पास अगर नोट है तो दे सकते हैं, तो दीजिए। तो किसी के पास बायोलॉजी का नोट है? देखिए है, देखिए यहां पर बायोलॉजी का नोट है, ये आप ऑफिस से प्राप्त कर लेंगे। और इसमें बायोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी में ही आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ाया जाएगा। तो बायोलॉजी में आप देखेंगे, अगर हम खोल करके दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगा, समझ गए? सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगा। थ्योरी के बाद जब आप जाएंगे, जब चैप्टर समाप्त होता है, तो उसके बाद आपको, आप देख सकते हैं यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। सर आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, और वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, और अगर आप यहां पे पकड़ बना लेंगे तो आप परीक्षा में काफी बेहतर करके आएंगे। इस प्रकार से आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी कि पूरे पटना के भीतर बायोलॉजी बिट्टू झा सर से कोई बेहतर नहीं पढ़ाते हैं। पूरे पटना के भीतर अगर आप पढ़ेंगे ना, आप सर के द्वारा तैयार किया गया मटेरियल देखेंगे, और मार्केट में जो अन्य टीचरों का मटेरियल है उसको देखेंगे, और इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पूरे पटना के भीतर किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल हो, उस पे ये मटेरियल 100% भारी पड़ेगा, 100% भारी पड़ेगा। कम पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से हो, या सब्जेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हो, या फिर लेक्चर के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से यह चीज है। फिर पॉलिटी में हम आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव ऑफिस में है, आप ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे, और चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन करवाते जाएंगे। इस बैच में इस प्रकार से हम दोनों लोग मिलकर के जो है आपको पढ़ाएंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वह इंडियन पॉलिटी है। अब हम सीधे तौर पर आते हैं, अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे ये बात हम आपको बता दिए हैं। अब सीधे तौर पर हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वह है आपको इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी में हमें मुख्य तौर पर जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान, मुंह पर से हाथ हटाइए, जो भारत का संविधान है, मुंह पर हाथ निगेटिव सूचक होता है, मुंह पर हाथ नहीं रखना चाहिए। मुंह पे अगर हाथ आप रख करके हैं तो आप शारीरिक रूप से यहां हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक रूप से आप यहां नहीं है, बल्कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, समझ गए? तो मुंह पे हाथ रखना निगेटिव सूचक माना जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय इंडियन पॉलिटी, इसमें मूल तौर पर हमें भारत के संविधान के विषय में पढ़ना है। भारत के संविधान, भारत के संविधान, भारत के संविधान। अब देखिएगा, एक बात हम आपको बताएंगे, जो अपना देश भारत है, भारत की कई सारी खूबसूरतियां हैं, और भारत की खूबसूरतियों में उसका एक पंथ निरपेक्ष रहना या धर्म निरपेक्ष रहना भी अपनी खूबसूरती है। और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष रहना भारत की खूबसूरती है, या इस वजह से कह सकते हैं। एक तो आगे पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो आप समझिए। यहां पे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जहां सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जरस्तु, सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
उसी को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। और भारत में आप देखेंगे कि भारत में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, पारसी भी रहता है। हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप ही लोग डिसाइड कीजिए। क्या भारत में सभी वर्ग के लोग रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि आपके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो हिंदू स्वाभाविक तौर पर कहेगा गीता, महाभारत, रामायण। अगर किसी मुस्लिम से पूछेंगे आपके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो वो कुरान और हदीस का नाम लेंगे। अगर आप किसी सिख से पूछेंगे आपके लिए कौन पवित्र ग्रंथ है, तो वो कहेंगे आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। तो हर धर्म के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पवित्र ग्रंथ होगा। लेकिन एज ए भारत के नागरिक अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो हम निश्चित तौर पर यह बात कहेंगे हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ, भले हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व भी है, क्योंकि जो अन्य धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सभी धर्म हिंदू धर्म के बाद ही पैदा हुए हैं। हिंदू धर्म के बाद ही ये सभी के सभी धर्म आए हैं। हिंदू धर्म से अलग होकर ही लोग सिख धर्म को स्थापित किए, जैन धर्म को स्थापित किए। जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, जन्म से हिंदू थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, जन्म से हिंदू थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है, जन्म से हिंदू थे। लेकिन इन लोगों को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये लोग अलग धर्म को स्थापित कर लिए। फिर इस्लाम धर्म की भी स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की है। तो धर्म के आधार पर नहीं जाना है। और ये जो रामायण, महाभारत, गीता है, क्या हमें कोई अधिकार देता है? नहीं। रामायण, महाभारत, गीता हमें कोई अधिकार नहीं देता है। रामायण, महाभारत, गीता हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने के विषय में बताता है कि जीवन जीने का यह तरीका होना चाहिए। हमें जो अधिकार देता है, हमें अधिकार भारत का संविधान देता है। इसी वजह से एज ए भारत के नागरिक हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वह भारत का संविधान है। और भारत का संविधान इस वजह से है क्योंकि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। आज हम या आप जो पूरे भारतवर्ष के भीतर स्वतंत्रता से घूमते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे झारखंड के होंगे, आप बिहार आकर के पढ़ रहे हैं, एमपी के होंगे, आप बिहार आकर के पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप पूर्णिया के होंगे, पटना आकर के पढ़ रहे हैं। क्या आपको कोई रोकता टोकता है कि आप पूर्णिया के हैं तो पूर्णिया में क्यों नहीं रहते हैं, पटना आकर के क्यों पढ़ रहे हैं, आप झारखंड के हैं, बिहार आके क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपको कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो हमें पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी आने जाने की आजादी देता है, कहीं भी बसने की आजादी देता है, हर काम करने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। इसी वजह से अगर हमसे कोई पूछे आपके अनुसार सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो हम भारत का संविधान कहेंगे और आपको भी भारत का संविधान ही कहना है। भले आप किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान क्या है, संविधान क्या है? पहला प्रश्न ये, संविधान क्या है? ऐसे तो संविधान को परिभाषित करना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन में हम समझना चाहे कि संविधान क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो संविधान है वह नियम एवं उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें इस बात की चर्चा है कि देश में शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए, देश में शासन प्रशासन कौन चलाएंगे,
देश में सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान देश के लिए एक प्रकार का आईना होता है, आईना, दर्पण, मिरर। जैसे मिरर, दर्पण, आईना आप अपने सामने रखते हैं तो आपका वास्तविक चेहरा नजर आता है, गोरे हैं या काले हैं। उसी प्रकार से जो संविधान है वह देश का आईना है, देश को रास्ता दिखाता है कि देश में शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए, कौन चलाएगा, सरकार का गठन कैसे होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कैसे बन गए, रामनाथ कोविंद को कैसे पद से हटाना है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पर होगा, प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव कितने वर्षों पर होगा, मुख्यमंत्री चयन की क्या प्रक्रिया होगी, भारत में कानून का निर्माण कैसे होगा। यह तमाम प्रकार की जानकारी हमें भारत का संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। अब देखिएगा, एक चीज हम आपको बताएंगे यहां पर कि यह जो बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। जो भी लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कीजिए, जो भी लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको संस्थान का एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और आप फाउंडेशन बैच सेक्शन में जाकर जब आप डाउनलोड करेंगे फिर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद पेड कोर्स में जाएंगे तो पेड कोर्स में एक फाउंडेशन बैच का सेक्शन मिलेगा। फाउंडेशन बैच में जब आप जाएंगे तो व्यू डेमो लिखा हुआ होगा, व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास कर सकते हैं शाम में 7 बजे से। और एक सप्ताह तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में डेमो रहेगा। और जब तक डेमो रहेगा कठिनाइयों का सामना आपको करना होगा, समझिए, कठिनाइयों का सामना आपको करना होगा डेमो में। तो थोड़ा सा कष्ट सहिए। कहा जाता है जो सोना जितना तपता है वो सोना उतना चमकता है। आप किताब कॉपी में जितना दिमाग खपाएंगे उतना आप बेहतर बनेंगे, और जितना आप छोड़ करके भागेंगे उतना आप नालायक बनेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बेहतर बनना है या नालायक बनना है, समझ गए, ये चीज है। तो अब हम आपको संविधान के विषय में बता रहे थे, क्लियर है। भारत, अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को देखते हैं तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। देखिए, देश के भीतर आपको राष्ट्रपति मिलेंगे, प्रधानमंत्री मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा, मुख्यमंत्री मिलेंगे, राज्यपाल मिलेंगे, आईएएस, आईपीएस, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन सभी में अगर देखा जाए सर्वोच्च कौन है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है, तो संविधान को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। संविधान, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो या कोई भी हो। इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को आप इस वजह से याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, तो आपको जवाब देना है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संविधान को। इस बात को कॉपी में नोट डाउन करना है। आप नीचे से हेडिंग मार लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था, और अभी सिलेबस नहीं लिखा है, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन एक लाइन आप नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा। ऑनलाइन ठीक चल रहा है ना, लिखिएगा। एक सप्ताह कष्ट है, एक सप्ताह हम तो बोल रहे हैं कष्ट है, एक सप्ताह कष्ट है, एक सप्ताह कष्ट कीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा। पहला पॉइंट, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है।
नीचे से। अब देखिएगा, अब सुनिएगा, अब कुछ चीजों को समझिएगा। देखिए, एक आपको संघीय शासन प्रणाली होता है, एक आपको संसदीय शासन प्रणाली होता है। एक संघीय शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। अब भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में संघीय शासन प्रणाली है या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? तो भारत के शासन प्रणाली को जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत में ना तो पूर्णतः संघीय शासन प्रणाली है और ना ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली भी है और संसदीय शासन प्रणाली भी है। तो भारत में दोनों प्रकार की शासन प्रणाली आपको देखने को मिलता है। तो जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, जब आप संघीय शासन प्रणाली की विशेषता को समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि संघीय शासन प्रणाली होने के लिए कुछ चीजों का होना आवश्यक होता है। पहला, लिखित संविधान होना चाहिए। लिखित संविधान होना चाहिए, वैसे देश जहां का संविधान लिखित है। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। संविधान सर्वोच्च होनी चाहिए, वैसे देश जहां पर संविधान लिखित है, जहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, जहां पर संविधान सर्वोच्च है, उन देशों में यह माना जाता है कि संघीय शासन प्रणाली है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, संविधान सर्वोच्च है। इसी वजह से अमेरिका को संघीय शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। उसी प्रकार से अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत के भीतर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पहले संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था। संघीय न्यायालय 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आपको भारत शासन अधिनियम 1935 आए थे और 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ और वही संघीय न्यायालय आजादी के बाद 1950 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया। और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसका एक बेहतर उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं, लखीमपुर हिंसा। लखीमपुर हिंसा सुने? उत्तर प्रदेश के भीतर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने लखीमपुर में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलनकारियों किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। और अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो सरकार के दबाव में काम करती और अजय कुमार मिश्रा टेनी के सुपुत्र को जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसी वजह से अजय कुमार मिश्रा टेनी के सुपुत्र को जेल जाना पड़ा। भले जमानत मिल गया हो लेकिन उन्हें सजा निश्चित तौर पर मिलेगा। तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। दूसरी बात, भारत में संविधान सर्वोच्च है। तीसरी बात, भारत का संविधान लिखित है। तो ये सभी आधार हम दे सकते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। तो यहां तक जो परीक्षा के लिहाज से याद रखने वाली बात है वह यह है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आगे जब आप पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे तो केशवानंद भारतीवाद के विषय में पढ़ेंगे, संविधान के मूल ढांचा के विषय में पढ़ेंगे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे, संविधान के बेसिक
स्ट्रक्चर के अंतर्गत यह भी प्रावधान आता है कि संविधान सर्वोच्च होगा। समझ गए? तो अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हर प्रकार की बात हम आपके साथ कर रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन आपको एक व्यापक समझ तब तक पॉलिटी में नहीं आएगा, भारतीय संविधान में नहीं आएगा, जब तक कि आप पूरा का पूरा पढ़ नहीं लेते हैं। तो ये चीज है, आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। अगला पॉइंट हम आपको लिखाते हैं। संविधान नियमों एवं संविधान नियमों एवं उपनियमों का संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमें यह बताता है कि की के बाद डैश डैश के बाद एक नंबर देश में शासन प्रशासन कौन चलाएगा, देश में शासन प्रशासन कौन चलाएगा और किस प्रकार चलाया जाएगा आगे 2 नंबर में देश में सरकार का गठन कैसे होगा, देश में सरकार का गठन कैसे होगा। आगे 3 नंबर में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी, कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी। इत्यादि नोट देकर के लिखिएगा। संविधान देश के लिए एक आईना की तरह काम करता है। संविधान देश के लिए एक आईना की तरह काम करता है। चलिए, तो अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी बीपीएससी को लेकर दे रहे हैं और थोड़ी बहुत जानकारी बिहार दरोगा को लेकर के देंगे, और इसके बाद पुनः हम कंटिन्यूअस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा कि एक इच्छा है बिहार दरोगा। तो सबसे पहले बिहार की हम बात करते, बिहार दरोगा परीक्षा की बात करते। बिहार दरोगा अभी के डेट में सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट बिहार दरोगा में किसी संस्थान से होता है तो वो आपके संस्थान से होता है। आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं उस संस्थान से होता है। बिहार दरोगा, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। 3 चरण से गुजरना होगा। ऐसे तो कई सारे चरण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 चरण। बिहार दरोगा में 2 परीक्षा होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षा होता है, और एक आपको फिजिकल होता है, एक फिजिकल होता है। फिजिकल
आप प्रीलिम्स पास करेंगे तब मेंस की परीक्षा देंगे, मेंस पास करेंगे तब आप फिजिकल देंगे, फिजिकल पास करेंगे तब मेरिट आएगा, तब आप दरोगा बन पाएंगे। तो 3 चरणों से आपको गुजरना होता है। प्रीलिम्स में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है और इसमें अधिकतर क्वेश्चन जीएस का रहता है। अप्रोक्स में 95 क्वेश्चन जीएस का ही रहता है। 4, 5, 6 क्वेश्चन, 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग के रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। तो जो प्रीलिम्स होता है वह पूर्णतः जीएस आधारित परीक्षा है और जीएस के अंतर्गत यहां पर 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर 8 सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। इसके बाद मेंस में आपको 2 पेपर होता है। मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है और हिंदी में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन में 30% यानी 30 क्वेश्चन सही करना होता है। हिंदी एक पासिंग मार्क है। हिंदी में सिर्फ पास करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है और मेंस में जो 2 एग्जाम होता है एक ही दिन में होता है। एक ही दिन में दोनों एग्जाम होता है। पहला सिटिंग, दूसरा सिटिंग। पहला सिटिंग में हिंदी होता है और दूसरा सिटिंग में जो है आपको जीएस होता है। दूसरा सिटिंग में जीएस होता है। जीएस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, लेकिन यहां पर करंट के जगह पर मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो जीएस का सिलेबस सेम है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों जीएस का सिलेबस सेम है, लेकिन आपको जहां प्रीलिम्स में करंट पूछा जाता है वही मेंस में करंट के स्थान पर मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। और मैथ और रीजनिंग मेरिट बनाने में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपका गलती हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का कंसेप्ट अगर आपके भीतर होगा और आप मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो गलती नहीं होता है। और 2446 में बहुत सारे लोग ऐसे थे संस्थान के जो 25 में 25 मैथ रीजनिंग बना के आया। 2446 पोस्ट में 25 मैथ रीजनिंग पूछा गया था और 25 में 25 लोग बना करके आए हैं। तो ये मेंस है। मेंस पास करने के बाद फिजिकल जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है, फिर 4 फीट जो है हाई जंप है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप है, फिर आपको गोला नहीं है, बस यही 3 चीज है। ये 3 प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, समझ गए? है नहीं है छोड़िए ना, ठीक है। मुख्य तौर पर ये 3 प्रक्रिया, गोला भी है नहीं, 4 प्रक्रिया से गुजरना होता है। रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, ये चारों प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और ये 4 प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तब आपका मेरिट बनता है। और जो मेरिट बनता है वह मेंस के मार्क पर बनता है। मेंस, प्रीलिम्स के मार्क का मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है, ना ही हिंदी के मार्क का योगदान होता है। हिंदी में सिर्फ आपको पास करना है। मेंस के मार्क पर आपका मेरिट बनता है। मेंस में आप जितना बेहतर करके आएंगे आपके मेरिट बनने के चांसेस उतने बेहतर होंगे। अब इस परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? जितना हम पढ़ाएंगे आप उतना पढ़िए। उसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं जो कहीं नहीं रहते हैं। ऐसे जो पढ़ाएंगे उसको भी याद रख करके आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, मेंस पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम पॉलिटी शुरू किए हैं तो बहुत विद्यार्थी के मन में होगा कि पॉलिटी में कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटी के लिए सबसे सदाबहार बुक माना जाता है हर परीक्षा के लिए एम लक्ष्मीकांत। उससे बेहतर बुक मार्केट में अभी नहीं है।
तो पॉलिटी के लिए अगर आप कोई बुक करना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत कीजिए, समझ गए। इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आपका सपना बीपीएससी है, अगर आपका सपना बीपीएससी है, गौर कीजिएगा, अगर आपका सपना बीपीएससी है तो आपको एम लक्ष्मीकांत निश्चित तौर पे करना होगा। और एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। और स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए बोल रहे हैं हम, अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो दरोगा के लिए आप ये बुक नहीं भी पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी 8 to 12, कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा के लिए आपका क्लास ही सफिशिएंट है। लेकिन बहुत बच्चा का जिज्ञासा होता है कि नहीं, कोई और एक बुक हमें करना है। तो कोई एक बुक अगर आप करना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्विक बुक आता है बिहार दरोगा के लिए। वो बुक बहुत सफिशिएंट है। बहुत सारे विद्वान और हम भी आपको कह रहे हैं, किताब सिलेक्टेड होना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उनको, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए। वो निश्चित तौर पर यह बात कहेंगे कि 72 पुस्तक पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 72 बार पढ़िए। इंडियन पॉलिटी में अगर आप बीपीएससी की सोचते हैं तो एम लक्ष्मीकांत और 8 to 12 एनसीईआरटी, इससे फालतू कुछ नहीं। एक बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, जितना बार पढ़ना है यही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इसके बाद दरोगा के लिए अगर आप चाहते हैं, दरोगा के लिए क्लास नोट सफिशिएंट है, लेकिन इसके बावजूद अगर चाहते हैं कोई बुक तो दृष्टि का क्विक बुक पढ़िए। एक बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, दूसरा कोई बुक आप मत लीजिए। और आज के डेट में विद्यार्थी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता है अपने जीवन में, और आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसका सबसे बड़ा वजह है आपका उलझन। आप उलझन में रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इस उलझन में रहते हैं हमेशा। तो आप इस उलझन से बाहर निकलिए। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य एक बनाइए। एक लक्ष्य आपका आपके जीवन में होना चाहिए। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, हमको दरोगा बनना है मतलब दरोगा बनना है, सिर्फ वहीं पर टिके रहना है। यह नहीं कि रेलवे भी, एसएससी भी, बीपीएससी भी, तो इसमें होगा कि ना घर के रहिएगा ना घाट का, ना दरोगा निकलेगा, ना एसएससी निकलेगा, ना रेलवे निकलेगा। लेकिन एक परीक्षा पर अटके हुए रहेंगे तो आपका निश्चित तौर पर निकलेगा, चाहे आज निकले या कल निकले, निश्चित तौर पर निकलेगा। तो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। और पॉलिटी में जो सोर्स हमने आपको बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बिहार दरोगा के विषय में हमने आपको बताया। इसके बाद अब देखिएगा बीपीएससी। बीपीएससी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का, मेंस 900 मार्क का और इंटरव्यू 120 मार्क, इंटरव्यू 120 मार्क का। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और इसमें 100 या 100 से ज्यादा या 100 से 2-4 मार्क कम अगर आपका रहता है, कैटेगरी वाइज आपका रिजल्ट हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज है प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन। और यहां से जो यहां पर जो 150 क्वेश्चन रहता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट और बिहार, करंट और बिहार, तो यहां से क्वेश्चन रहता है। यहां पर स्पेशली आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए बिहार पढ़ना होगा। प्रीलिम्स जब आप पास कर जाते हैं तो आगे आपका एक दरवाजा खुल जाता है, तब आप मेंस के लिए जाते हैं। और मेंस में टोटल 4 पेपर होता है, टोटल 4 पेपर होता है। मेंस में जो टोटल 4 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी का होता है। और हिंदी 100
होता है, और हिंदी में बिहार दरोगा के तरह ही यहां पर भी पास होना जरूरी होता है। यह मार्क मेरिट में नहीं जुटता है, लेकिन हिंदी में पास होना जरूरी है। अगर आप पास हैं तभी आगे आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज आपका कॉपी चेक नहीं होगा। यह चीज है। इसके बाद हिंदी के बाद जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और ऑप्शनल। जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क का होता है, जीएस सेकेंड पेपर 300 मार्क का होता है, ऑप्शनल भी 300 मार्क का होता है। 3 3 3 900 मार्क का, यानी टोटल होता है 1000 मार्क का, लेकिन हिंदी जुटता नहीं है तो मूल तौर पर 900 मार्क का। जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास से, आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के संदर्भ में। जैसे आपसे पूछेगा यहां पर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह के कारणों के विषय में पूछेगा। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के संदर्भ में, दूसरा करेंट पूछा जाएगा, और तीसरा स्टैटिक्स सांख्यिकी पूछा जाएगा जीएस फर्स्ट पेपर में। जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ऑप्शनल, फॉर्म भरने वक्त जो आप ऑप्शनल रखेंगे, कोई हिस्ट्री रखता है, कोई मैथ रखता है, कोई फिजिक्स रखता है, हर लड़का अलग अलग ऑप्शनल रखता है। तो ऑप्शनल आप जो भी रखेंगे, हिस्ट्री रखेंगे तो हिस्ट्री का 300 मार्क का ऑप्शनल होगा। यहां पर अगर आप 50% प्लस मार्क ले आते हैं, 900 में से 450 या उससे ज्यादा मार्क ले आते हैं, तो आप लगभग में मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है 120 मार्क का। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बचपन से लेकर के आज तक जो आपने सीखा है, जो आपका व्यक्तित्व, वही इंटरव्यू में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाना होता है कि नहीं, हम पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं। इंटरव्यू 120 मार्क का। अब इसके बाद जो मेरिट बनता है वो मेंस के मार्क और इंटरव्यू के मार्क पर 1020, ये मार्क पर आपका मेरिट बनता है। मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको जो रैंक होता है उस अनुसार आपको पद मिल जाता है। ये चीज है। यहां पर प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा संथाल विद्रोह कब हुआ है, ऑप्शन ए 1929-30, ऑप्शन बी 1855-56, ऑप्शन सी 1927-28, ऑप्शन डी 1914-15, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुए हैं तो आपको टिक करना है 1855-56। इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है। फिर मेंस में जो क्वेश्चन रहता है आपको लिखना होता है, 36 पेज भरना है टोटल, ठीक है, 36 पेज, 3 घंटा में 36 पेज आपको लिखना है, समझ गए। सादा पेज पर आपको लिखना होता है, सादा पेज के दोनों तरफ जगह छोड़ना होता है और आपको बीच में लिखना होता है। और 3 स्टेज में आपको मेंस लिखना होता है। एक तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करें, या केंद्र राज्य संबंध को लेकर कोई क्वेश्चन है, राज्यपाल हमेशा विवादों में रहने वाला पद है, इसे आप स्पष्ट करें। राज्यपाल का पद हमेशा विवादों में रहने वाला पद है, इसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भूमिका तैयार करना है, फिर मुख्य फैक्ट देना है और फिर निष्कर्ष लिखना है। तो 3 स्टेज में आपको आंसर लिखना होता है, सब्जेक्टिव टाइप से आपको लिखना होता है। और देखिए, आप किसी भी प्रश्न को बेहतर ढंग से तब लिख पाएंगे जब आपके अंदर शब्दों का भंडार हो, अच्छे शब्दों का भंडार हो, तब आप मेंस के क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर शब्दों का भंडार हो तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा और पेपर का एडिटोरियल, संपादकीय पृष्ठ पढ़ना होगा। आपको
संपादकीय पृष्ठ में जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो अपना विचार देता है। तो बीपीएससी की सोच रखते हैं तो आपको एनसीईआरटी निश्चित तौर पे करना ही करना है, और नहीं तो फालतू का सोच रखते हैं बीपीएससी करना है, ऐसे ही ख्याली पुलाव वाला सोच, तो फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िए। लेकिन सच में अगर आप बीपीएससी का सोच रखते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा बीपीएससी, यही सच है। क्योंकि एनसीईआरटी आपके बेस को तैयार करता है। जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो कुर्सी होता है, कुर्सी जितना स्ट्रांग होता है, बेस जितना स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा मंजिला आप पीट सकते हैं। वैसे ही बीपीएससी के लिए आधार स्तंभ होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कंसेप्ट डेवलप होगा, शब्दों का भंडार आपके पास आ जाएगा, आपकी लेखन शैली का विकास होगा, और आपकी लेखन शैली का विकास होगा, आप प्रश्न अच्छे ढंग से लिख के आएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है बीपीएससी के लिए, स्पेशली 6 to 12। अब देखिएगा यहां पर हम आपको बताएंगे इतिहास। इतिहास में 6 to 12 पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी 6 to 12 पढ़ना है, पॉलिटी में 8 to 12 पढ़ना है, 8 to 12 पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आपको बीपीएससी के विषय में कुछ सामान्य जानकारी हमने आपको दिया, और हम आपको इस वजह से इस बैच में लिखा रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अफसर बनने की चाहत रखते हैं। तो अभी से हम आपको लिखाएंगे, आप लिखेंगे, आप में लेखन शैली का विकास इससे भी होगा। तो ये चीज है। तो दरोगा और बीपीएससी के विषय में मूल तौर पर कुछ चीज हमने आपको बताया। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे क्लास के विषय में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब देखिएगा, हमने आपको यह बात क्लियर किया है कि जो इंडियन पॉलिटी है इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें भारत के संविधान के विषय में पढ़ना है। अब जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत का संविधान भी एक प्रकार का पुस्तक है। उस पुस्तक में क्या क्या है आप समझिएगा। जब आप कोई भी ऑथेंटिक बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना मिलेगा, फिर 10, 12, 15 चैप्टर मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। किसी पुस्तक में यह सब चीज आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप भारत के संविधान को खोलते हैं तो भारत के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना मिलेगा। प्रस्तावना के बाद आपको अनुसूची मिलेगा, अनुसूची के बाद आपको अनुच्छेद मिलेगा, अनुसूची के बाद जो है आपको अनुच्छेद मिलेगा। और जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में मूल तौर पर, भारत के संविधान में मूल तौर पर हम बोल रहे, मूल तौर पर भारत के संविधान में 8 गो अनुसूची था, 395 गो अनुच्छेद था और 22 गो भाग था। तो मूल तौर पर भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। वहीं अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह 12 है, अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक है, भाग 25 है। तो यह चीज है, आगे चल करके यह सब चीज क्लियर होगा, चिंता नहीं करना है। अब मूल तौर पर हमें इसमें ये जो 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक, इन्हीं सब चीजों के विषय में पढ़ना है। आप इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी कि एकदम बकलोल ही होंगे, एकदम तो बकलोल आप हो नहीं सकते हैं। भारत के संविधान में आपको भारत के राष्ट्रपति, इस सब्जेक्ट में आपको भारत के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना है, राज्यपाल के विषय में पढ़ना है, मुख्यमंत्री के विषय में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ना है, हाईकोर्ट के विषय में पढ़ना है, मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ना है। तो अब देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ना होता है, अनुच्छेद 124 कहता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर आपको हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ना होता है, अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। फिर आपको मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ना होता है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। तो मूल तौर पर हमें अनुच्छेद ही पढ़ने हैं, ये जो 395 अनुच्छेद है यही मूल तौर पर हमें पढ़ने हैं। क्लियर है ये चीज? तो नीचे से लिखिएगा आप। मूल संविधान में 8 अनुसूची कॉमा 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। वहीं वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची कॉमा 25 भाग 12 अनुसूची कॉमा 25 भाग और 450 से अधिक अनुच्छेद है और 450 से अधिक अनुच्छेद है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और जानिए, जो संविधान होता है ना, 2 प्रकार का होता है। मूल तौर पर संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित दूसरा अलिखित, एक लिखित और दूसरा अलिखित। तो जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है। लिखित भारत का संविधान लिखा हुआ है, एक एक बात लिखा हुआ है। लेकिन वही ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जहां एक तरफ विश्व के कुछ देशों के संविधान को देखेंगे जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इन देशों के संविधान को देखेंगे तो इन देशों के संविधान में मूल तौर पर 200 से कम अनुच्छेद मिलेंगे। अगर आप अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो अमेरिका के संविधान में मूल तौर पर मात्र 7 गो अनुच्छेद है, 7 गो अनुच्छेद है मात्र। वहीं भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत के संविधान में 395 मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। हमारे देश भारत का है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिएगा, संविधान लिखित होनी चाहिए, इस अवधारणा का विकास फ्रांस में हुआ। फ्रांस में अवधारणा का विकास हुआ कि नहीं, संविधान लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह अमेरिका का है। जैसे इस बात को समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर लड़की है, दो दोस्त हैं, बहुत सुंदर लड़की है कोई, और दोनों दोस्त जो है सोच रहे हैं उनके विषय में। एक सोच ही रहे हैं और दूसरा पटा लिए। मतलब फ्रांस सोच ही रहा था कि संविधान ऐसा होनी चाहिए, मतलब हम पटाएंगे, और अमेरिका पटा लिया, मतलब अमेरिका लिख दिया। ये चीज है।
तो लिखिएगा नीचे से, देखिए यहां पे समझिएगा, अगर आपसे प्रश्न यह पूछे लिखित संविधान की अवधारणा का विकास किस देश में हुआ है, तो फ्रांस। अगर आपसे यह पूछे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका। और जिस प्रकार से आप याद रखे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसी प्रकार से विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है मोनाको का संविधान है। मोनाको यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है, उसका संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो यह सब बात आप याद रखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास, लिखित संविधान की अवधारणा का विकास, लिखित संविधान की अवधारणा का विकास फ्रांस में हुआ था। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, अगला पॉइंट, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूरोपीय देश मोनाको का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूरोपीय देश मोनाको का है, यूरोपीय देश मोनाको का है। अब देखिएगा, यहां पर कुछ चीज बता रहे हैं और सुनिएगा। आपका शो होगा, आपका क्लास मंडे टू सैटरडे होगा, मंडे टू सैटरडे होगा, और क्लास 2 घंटे का होगा, 7 से 9। समझ गए? MWFTTS, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सोमवार बुधवार शुक्रवार, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। MWF में बायोलॉजी का क्लास होगा, बायोलॉजी का क्लास होगा, बिट्टू सर पढ़ाएंगे। TTS में टी का क्लास होगा, जो पढ़ा रहा है वही पढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये चीज है। अब आपको कल सैटरडे है, आज बैच शुरू ही हुआ है, कल आपका क्लास नहीं है। आपका क्लास मंडे को होगा, कल आपका क्लास नहीं है। आपका अगला क्लास कब होगा? मंडे को। और जब मंडे को आपका अगला क्लास होगा तो यहां पर बायोलॉजी का क्लास होगा, और जब आप क्लास आएंगे तो बायोलॉजी का नोट आप लेकर के आएंगे, बायोलॉजी का नोट आप लेकर के आएंगे, और एक कॉपी भी लेकर आएंगे, कलम भी लेकर के आएंगे। क्लियर है ये चीज? फिर मंगलवार को आएंगे तो हमसे मुलाकात होगी, और पूरे 1 सप्ताह तक डेमो चलेगा, आज शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक। क्लियर है? अब जितना बताए हैं उतना एक बार आप खुद से पढ़िए, तो उतना एक बार खुद से पढ़िए, 1 मिनट में पढ़िए खुद से। चलिए पढ़ लिए। चलिए अब एक बार मेरे साथ याद कीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे है? संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान,
भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान। संविधान क्या है पूछा जाएगा, क्या कहिएगा? नियम एवं उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज। संविधान क्या है? नियम एवं उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज। चलिए, इसके बाद अब आप हमको बताएंगे जो भारत का मूल संविधान था, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची, कितनी अनुच्छेद, कितने भाग? तो एक बार फिर से, मूल संविधान में कितनी अनुसूची, अनुच्छेद, भाग? वर्तमान के संविधान में कितनी अनुसूची, अनुच्छेद, भाग? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश? सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा का विकास किस देश में? किस देश में? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश? किस देश का? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? 1700। और देखिए, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा या नहीं रहा? अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और भारत के लोग ब्रिटेन की गुलामी की दास्ता से आजादी या स्वतंत्रता का स्वाद चखने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत के भीतर भारत के क्रांतिकारी नेताओं ने अपना बलिदान दिया, कई सारे आंदोलन हुए। उसी प्रकार से अमेरिका के भीतर भी अमेरिका के लोग ब्रिटेन की गुलामी की दास्ता से स्वतंत्र होने के लिए अमेरिका के भीतर भी एक क्रांति हुई है, जिसे हम लोग अमेरिकी क्रांति कहते हैं। और जो अमेरिकी क्रांति है, जैसे भारत के भीतर जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है 1857 से 1947, 1857 से 1947, लगभग 90 वर्ष तक भारत के लोग लगातार लड़ते रहे, तब जाकर के भारत को आजादी मिली। लेकिन अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका के लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना प्रारंभ किए थे मात्र 1775 में, और 1775 में लड़ना प्रारंभ किए और 1783 ईस्वी में अंततः अमेरिका स्वतंत्र हो गया। 1783 में मात्र आपको 8 वर्ष में अमेरिका आजादी प्राप्त कर लिया। लेकिन भारत की हम बात करें, अमेरिका को जो आजादी मिली है पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि 1783 में हुई थी, और भारत को जो आजादी मिली है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। क्लियर है? तो ये चीज है। अब एक बात बताइएगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? किस देश का है? मोनाको का है। इतना बात समझ में आया? इतना बात याद हो गया ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे पुनः हम लोग मिलते हैं सोमवार को बायोलॉजी के साथ और बिट्टू झा सर के साथ। फिर हम आपसे मिलेंगे मंगलवार को। आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों का। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज 1 मिनट और सुन लीजिए, 1 मिनट और। अगर आप लगभग कोर्स समाप्त होने में 1 साल लगेगा पूरा, अगर आप 1 साल तक क्लास करते रहे तो 15 दिन या महीना दिन पर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। जो पढ़ाएंगे वही टेस्ट में रहेगा, जो टॉप करेंगे उन्हें पैसा दिया जाएगा, पैसा। और आप हमको 1 मिनट, आप हमको जो रुपया एडमिशन में दीजिएगा, जो भी एडमिशन हो, आप हमको जो रुपया दीजिएगा, जो भी लड़का टॉप करेंगे, अगर शुरू से लेकर के अंतिम क्लास तक टॉप करते रह जाएंगे तो आप जितना रुपया हमको दीजिएगा आप उतना रुपया हमसे ले सकते हैं। समझे? उतना रुपया आप हमसे ले सकते हैं। ये चीज लागू कर रहे हैं, समझ गए? आप ही के बैच से ये चीज लागू हो रहा है। मतलब टेस्ट में जो है आप टॉप कीजिए, पैसा ले लीजिए, समझ गए? लगभग 30-35 टेस्ट होगा, पर टेस्ट टॉपर को 100 रुपया मिलेगा। 30-35 टेस्ट पूरे फाउंडेशन को समाप्त करते करते होगा तो 3500-4100 रुपया आप दीजिएगा। जो भी आप दीजिएगा वो आप वापस ले सकते हैं। और इसके नहीं, सिर्फ रैंकर 1 नंबर वाले को, सिर्फ 1 नंबर, सिर्फ नंबर 1 पर आएगा जो, उसको दिया जाएगा। ठीक है? अगर 100 गो आ जाएगा तो 100 गो को देंगे, समझ गए? चलिए ठीक है। तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए यह है कि आपका डाउट क्लास हम लेंगे और डाउट क्वेश्चन आपका हम निश्चित तौर पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं पुनः। और ऑनलाइन वाले सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वाला भी शुरू होगा, सब्जेक्ट वाला भी शुरू होगा, सब्जेक्ट वाला भी शुरू होगा।
सब्जेक्ट बैच भी शुरू होगा सोमवार से, सब्जेक्ट बैच शुरू होगा सोमवार से। पीडीएफ बायोलॉजी का क्लास शुरू होने से पहले यानी सोमवार से पहले डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। सब्जेक्ट बैच भी आपको अवेलेबल रहेगा सब चीज। ऑनलाइन वालों के लिए उनका डाउट क्लास ले लेंगे। सुमित सुमन जी, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। काट दीजिए, चलिए धन्यवाद, काट दीजिए, हो काट दीजिए।